So now let's begin the next topic, that is nomination of candidates. देखो अभी तक हमने क्या देखा? हमने हर एक चीज़ देख ली कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार होती है, और क्या देखा कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब कि SC ST इनको भी मतलब कि इलेक्शंस में आने का मौका दिया गया है, OBCs को भी दिया गया है, वुमेन्स को भी दिया गया है। हाँ, हालांकि OBCs और वुमेन को कहाँ दिया गया है, ये केवल पंचायत में दिया गया है, लेकिन SC और STs को कहाँ दे दिया गया है, हायर में। कहने का मतलब कि लोकसभा में भी दे दिया गया है, और किस में दिया गया है, और जो विधानसभा है उसमें भी दिया गया है। तो इसी तरह से मतलब कि सबको यहाँ पे क्या मिलता है, आज़ादी मिल जाती है। वोटर लिस्ट भी हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कि देखो वोटर्स की लिस्ट कैसे तैयार होती है, कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन नहीं वोट कर सकता, हम तो जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि वोट जो होता है वो 18 ईयर्स के अबव के जितने भी होते हैं वो वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि कैंडिडेट्स मतलब जो कि इलेक्शन को लड़ते हैं, मतलब इलेक्शन में जो लड़ते हैं, और जो जैसे कि ये इंडिया है, लोकसभा वाली बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये इंडिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर हर एक पार्टी का मेंबर, कहने का मतलब हर एक कैंडिडेट, पार्टी के मेंबर को कैंडिडेट कहते हैं। तो हर एक पार्टी का मेंबर, एक एक कैंडिडेट क्या होता है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, और उनमें से जिसको वोट दिया जाता है तो वो उस पार्टी के लिए वोट कहलाता है। तो इस तरह से होता है ना। तो इसी को कहते हैं कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन अब कैसे होता है, मतलब उन्हें चुना कैसे जाता है। तो ये देखा जाएगा किस बेसिस पे उन्हें इलेक्शन में उतरने का हक दे दिया जाता है। तो वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। हमने ऊपर देखा है ना ये कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पीपल्स क्या करते हैं, वो एक रियल चॉइस चुनने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो कैंडिडेट जो भी जिस कैंडिडेट को चुने वो सही हो। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। तो ये कैसे हो सकता है, हमें अगर रियल चॉइस करनी है, देखो हमने पढ़ा है ना पहले कि अगर A है और A है, हमें ऑप्शन भी देना चाहिए ना कि हमें इन्हीं दोनों में से चूज़ करना है। हमें कहा गया कि हमें A से चूज़ करना है या फिर A को चूज़ करना है। तो या तो दो बात तो वही हुई ना, हम दोनों को ही चूज़ कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हमेशा इलेक्शन में हमें चॉइस दे दी जाती है, जैसे A B E C, या फिर कह लो आप इसको BJP, कांग्रेस, AAP, कांग्रेस पार्टी। तो ये आप सब कुछ दे देते हो, राइट। तब हम इनमें से चूज़ करते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो हमें अच्छा दे सके। तो ऐसे होता है ना कि हमें कुछ वो भी दिया जाए ना। तो ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को इलेक्शन में उतरने का वो नहीं दे रहे हैं। हम तो रिजर्व जो कि SC है, ST है, OBCs हैं, उन्हें भी कह रहे हैं वो भी यार इलेक्शन में उतर सकते हैं। तो मतलब हम इक्वालिटी ला रहे हैं। तो वही देखना है कि कैंडिडेट्स को चूज़ कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे चूज़ किया जाता है। दिस इज़ वॉट आर सिस्टम प्रोवाइड्स। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के चलता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। कोई भी अगर वोटर है तो वो कैंडिडेट बन सकता है। कोई भी अगर वोटर है तो वो कैंडिडेट जो है वो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वोटर कैंडिडेट नहीं बन सकता, अगर उसकी मर्ज़ी है इलेक्शन में उतरने की, तो पॉलिटिक्स में उतरने की। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। तो देखो वोटर और कैंडिडेट में डिफरेंस क्या होता है। जो वोटर होता है उसे कितना हक दिया जाता है, 18 ईयर्स का अगर वो हो गया है तो भाई वो वोटर हो गया, मतलब कि वो वोट कर सकता है। और कैंडिडेट बनने के लिए मतलब इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए, 25 ईयर्स के अबव होना चाहिए एक पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन 25 ईयर्स के ऊपर है या फिर 25 ईयर्स का है तो उसे कैंडिडेट बनने का मतलब इलेक्शन में खड़े होने का वो होता है, हक होता है। तो ये बस वोटर और कैंडिडेट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे वोटर को सारे वोटर्स चाहे वो जो भी हों, किसी भी कास्ट के हो, सबको दिया जाता है हक कि वो वोट कर सके, वैसे ही इलेक्शन में भी खड़े होने के लिए कि सबको दिया जाता है ये हक कि वो कैंडिडेट बन सके, इलेक्शन में खड़े हो सके। बस फ़र्क कितना होता है, ईयर्स का, एज का डिफरेंस होता है कि वोटर बनने के लिए 18 साल के ऊपर या फिर 18 साल का होना चाहिए, और कैंडिडेट बनने के लिए 25 के ऊपर या फिर 25 साल का होना चाहिए।
तो बस इतना ही डिफरेंस होता है. देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं. कहने का मतलब कि कुछ लोगों को इलेक्शंस में कैंडिडेट बनने का वो नहीं दिया जाता है, कैंडिडेट बनने का वो हक नहीं दिया जाता. क्यों? अगर वो क्रिमिनल्स हों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अभी वोटर्स लिस्ट में भी देखा था ना कि जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स में जो कि क्रिमिनल्स हों या फिर जिनकी मेंटली हालत ख़राब हो, तो वो नहीं कर सकते हैं वोट, राइट. तो उसी तरह से इसमें भी वही होता है कि जो क्रिमिनल्स हों या फिर जिन्होंने भी क्रिमिनल वर्क किया हो, वो नहीं आ सकते, कैंडिडेट बन नहीं सकते हैं. तो ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं दिया जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर कैंडिडेट्स हु गेट दी पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. तो क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने कैंडिडेट्स को ना इस पार्टी का सिंबल बताए. देखो, बीजेपी हो गई, ठीक है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, सबके अपने अपने सिंबल्स हैं. जैसे कि आप जानते हो बीजेपी की सिंबल क्या है, लोटस है, यू ऑल नो. और कांग्रेस पार्टी का भी सिंबल अपना अपना. तो सारे पार्टीज़ के अपने अपने सिंबल होते हैं और हर एक कैंडिडेट को अपना सिंबल पता होता है, राइट. तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. तो ये जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है, पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है, उसे हम पार्टी टिकट कहते हैं. टिकट क्या होती है अब हम देखते हैं अच्छे से. कहने का मतलब कि जैसे कि हम एक पार्टी को ले लेते हैं, दैट इज़ बीजेपी की हमने पार्टी को ले ली. इनके जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, मतलब इसके अंदर जो भी होंगे, उनको क्या होता है कि देखो, तो मतलब अगर ये बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं इतने, ठीक है, ये सब हैं बीजेपी के कैंडिडेट्स, ये है बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट्स. तो अब बीजेपी जो होती है ना, जो पार्टी होती है ना, ये क्या करती है, सबको, हर एक कैंडिडेट को क्या करती है, अपना अपना सिंबल तो पता ही चल जाता है. कहने का मतलब एक एक टिकट दे देती है कि हाँ भाई, ये मेरे ग्रुप का है, मेरी पार्टी का है. और ये दूसरे अलग अलग ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये अलग अलग कहाँ जाएंगे, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाएंगे और हमारी तरफ से लड़ेंगे. तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ तो मिलती ही है हर एक कैंडिडेट को. तो वही कहा जा रहा है कि टिकट कहा जाता है. पार्टी जो है वो टिकट देती है ताकि ये पता चल सके कि हाँ, ये मेरा कैंडिडेट है और ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी पार्टी के बिहाफ से जा रहा है. तो एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो देखो, जो भी पर्सन है जिसे इलेक्शन में भाग लेना है, तो वो क्या करता है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें उसे अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है. अभी आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म की ये 3 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या उस फॉर्म में उन्हें बताना पड़ता है. तो ये भी आपको उसमें भी बताया जाएगा कि उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी सारी जितनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को वो देना पड़ता है, और मनी भी देना पड़ता है, कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, फंड्स आप कह सकते हो, वो देना पड़ता है. तो recently a new system of declaration has been introduced on डायरेक्शन फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिवन फुल डिटेल्स ऑफ. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि सारे कैंडिडेट्स को, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें, अगर मतलब इलेक्शंस पे आने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपनी ये सारी डिटेल्स जो हैं वो नॉमिनेशन, जो आपने अभी यहाँ देखा, ये आप नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और नॉमिनेशन फॉर्म में उन्हें ये 3 पॉइंट्स लिखने, मतलब बताने पड़ते हैं कि उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट दी कैंडिडेट. मतलब कि किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस वो तो दर्ज नहीं हुआ है, मतलब कि उनका कोई भी क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है, तो ये भी उनको बताना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट की डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. एंड तो अब क्या कहा जा रहा है कि उनके जितने भी उनके प्रॉपर्टी कितनी है, एसेट्स मतलब उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, लाइबिलिटीज़ मतलब उनके लोन कितने हैं, लोन तो नहीं है उनके, या फिर उनकी प्रॉपर्टी कितनी है वो बताया जाता है, कैंडिडेट के प्रॉपर्टी और उसके लोन के बारे में, उसके फैमिली के बारे में भी बताया जाता है. तो ये सब बताना ज़रूरी होता है. एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपनी बतानी पड़ती है. मतलब कि ये नहीं कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कैंडिडेट को चूज़ करते हो. कहने का मतलब ये है कि ये उन्हें
बताना पड़ता है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब पब्लिक को बतानी पड़ती है, ये इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ये सारी जितनी भी कैंडिडेट की ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये पब्लिक के मतलब सबको बता देता है, डिस्क्लोज कर देता है। मतलब पब्लिक को ये सारी पता चल जाती है, तभी तो पब्लिक चूज़ कर पाता है उसकी इंफॉर्मेशन के बल पे। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू दी वोटर्स टू मेक दियर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इससे क्या होता है, वोटर्स को अपना डिसीजन करने में किसे उन्हें वोट देना है और किसे नहीं देना है, तो उन्हें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो कैसे दे। तो वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है ना, ये सारी 3 पॉइंट्स, इसी नॉमिनेशन फॉर्म की वजह से उन्हें अपने कैंडिडेट को चुनने में आसानी होती है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और कैंडिडेट्स। तो ये मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको इसी को बता दूंगी, लेकिन पढ़ के नहीं बताऊंगी। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, मतलब कि ये वाला पॉइंट, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हमने यहाँ पे भी देखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या रजिस्टर करती है भाई, जो भी कैंडिडेट है जो कि इलेक्शंस में आना चाहता है उसको अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम उन्हें इलेक्शंस में उन्हें लाना है नहीं लाना है, हम क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे नहीं करते। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हर एक चीज़ में होती है। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो आपको हर एक जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से के बेसिस पे आपको चूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में भी यही करेंगे, अगर हम पॉलिटिक्स में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को चूज़ करेंगे, तो ऐसे तो हमारे देश के आधे से ज़्यादा मतलब कि देखो कई सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, तो अब उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा इलेक्शंस में आने के लिए। हमने अभी क्या कहा था, हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज करी थी, मतलब SC ST उन्हें भी यहाँ पे हक मिल रहा था। तो ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं होगी तो यही होगा भाई, किसी को हक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। अगर आपको MLA बनना है या फिर MP बनना है, उसी से तो हमें MLA बनो तो आपको CM इसमें चूज़ किया जाता है, MP बनो तो आपको PM के लिए चूज़ किया जाता है। तो ये 2 चीज़ होती है। तो ये सब कैसे होगा, अभी यहाँ पे हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वाई इज़ देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री। हम जानते हैं कि दूसरी जॉब्स में कोई भी कंट्री में ज़्यादातर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है और उसी के बेसिस पर हमें चूज़ किया जाता है। लेकिन वाई इज़ देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशन, कहा जा रहा है कि अब इसके लिए हम एजुकेशन को महत्व देते हैं नहीं देते, मतलब बताना है कि इलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर प्रकार की जॉब्स के लिए वो नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम, अब क्रिकेट टीम में क्या, अगर हम जाएं और बोलें कि भाई हमें क्रिकेट टीम में सिलेक्शन दिला दो, मेरे पास BA BCom मैंने सब किया हुआ है, मेरे पास अच्छी खासी एजुकेशन है, तो क्या वो सेलेक्ट होगा क्रिकेट टीम के लिए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई क्रिकेट टीम में तुमको खेलना है, तुमको वहाँ पे कोई भी पेपर तो देने जाना नहीं है, एग्ज़ाम तो देने जाना नहीं है। तो जहाँ पे क्वालिफिकेशन का यूज़ हो केवल वहीं पे हमें उसी जॉब के लिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुना जाता है। लेकिन ना ही इलेक्शंस में ऐसा हो, इलेक्शंस में तो बस यही है ना कि लीडर जो हो वो पीपल के भले के लिए बोले और उसमें तो इतनी समझ हो कि वो लोगों के बिहाफ में सारे काम कर सके। सो the relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degrees but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people's concerns, problems and to represent their interests. Whether they can do so or not is examined by the lakhs of examiners, their voters after every 5 years. तो हर 5 साल में तो वोटर्स बदलते हैं। तो वही आपको इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में अगर आपने अपनी डिग्रीज सामने रख दी है कि भाई इतनी सारी डिग्रीज हैं, तो आपके डिग्रीज के बेसिस पे आपको क्रिकेट टीम में थोड़ी ना आने दिया जाएगा। तो उसी तरह से MLA
और एमपी अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपका एजुकेशन नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पीपल के लिए कंसर्न दिखाते हो या नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो कि नहीं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है. इवन इफ एजुकेशन वॉज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशन क्वालिफिकेशंस. तो ये गलत है ना कि आप अगर कहा जाए कि आप एजुकेशन को, अगर इलेक्शंस में एजुकेशन को वो दिया जाएगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो पहली बात आधी ज़्यादा पॉपुलेशन तो कुछ एजुकेशन इलेक्शन में आ ही नहीं सकती, राइट. तो यही होगा, इम्पोर्टेंस हम नहीं दे पाएंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को, इसीलिए हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. इन आर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट another reason. It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest elections. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible to contest elections. तो कहा जा रहा है कि अगर हमारी कंट्री में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर वो दे दिया जाएगा कि हाँ भाई अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास तो तुम क्या कर सकते हो, इलेक्शंस में ले सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं ले सकते. तो इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी जो चलता आ रहा है वो हट जाएगी, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी तो देंगे ही नहीं, जिनके पास एजुकेशन नहीं वो तो आ ही नहीं पाएंगे. तो डेमोक्रेसी इस तरह से हटेगी और हम कंट्रीज़ के सिटीजन्स जो है वो भी कम होंगे. कहने का मतलब कि अगर आप देखो तो 90% जो सिटीजन्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एजुकेशन में नहीं है, मतलब कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है 90% ऐसे लोग अगर होंगे जिनके पास BA BCom जैसी BSc जैसी कोई भी नहीं है, या फिर जो भी BA है BCom है BSc इसको अगर कंपलसरी कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए, तो क्या होगा 90% जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्शंस में भाग लेने के लिए सुटेबल नहीं रहेंगे. तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि लोगों को हक दिया जाए, और एजुकेशन यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं होता है. तो ये क्या है, ये इलेक्टोरल रोल है. कहने का मतलब ये क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं ना, तो कैंडिडेट्स को जो भी अपने फॉर्म भरने रहते हैं, उन्हें क्रिमिनल एक्ट तो उन्होंने नहीं किया है, उनकी नेम, उनकी फैमिली के नेम, उनके फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें उन्हें अपने इस कार्ड इससे पूरे इसमें लिखनी रहती है. उनकी सारी आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना वो सारी इसी में होती है. बस वही है ये ना. अब हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन. अब हमने सब कुछ देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, इलेक्शन कैंपेन, मतलब कि इलेक्शन को कैसे किया जाता है. जब इलेक्शन होते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, तो हम ये देखेंगे, ये सारा सब कुछ देखेंगे. कांग्रेस पार्टी ये सब अभी आपको पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब कि जो वोट्स होते हैं ना उसकी पोलिंग कैसे होती है, मतलब उसकी काउंटिंग कैसे होती है और कैसे पार्टी जीतती है तो उसकी काउंटिंग कैसे होती है, ये सब बताया जाएगा. आर दी इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री में इलेक्शन एक्सपेंसिव है या नहीं है, तो वो इसमें देखेंगे हम. और भी सारा कुछ सब कुछ हम लोग देखेंगे. व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या इलेक्शंस को हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक बनाता है. और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मतलब जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है वो देखेंगे. पॉपुलर पार्टिसिपेशन, तो मतलब कि सब जब आगे पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से खुद ही समझ पे आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. चैप्टर भी बस ख़त्म पे ही है, बस ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर. थैंक यू. सो लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू टेक मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच.